वरिष्ठ नेताओं ने लगभग सारी बातें रख दी हैं, बड़े विस्तार से रखी। मैं सिर्फ 2-3 बातें आपके साथ साझा करना चाहता हूं। मेरे बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अभी 3-4 दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने, अमेरिका की सरकार ने हमारे भारत के 100 से अधिक नौजवानों को बेड़ियों में बांध के, जहाज में बैठा के अपराधियों की तरह वापस हमारे देश में भेजा। सबको बहुत बुरा महसूस हुआ होगा, सबको बड़ा अपमानित महसूस हुआ होगा। हुआ था या नहीं हुआ था? सवाल यह है कि वो नौजवान, वो नवयुवतियां वहां पे गए क्यों थे? वो नौजवान और नवयुवतियां किसी शौक के तहत अपनी माटी को, अपने परिवार को छोड़ के नहीं गए थे, वो मजबूरी में गए थे। हमारे मुल्क में, हमारी माटी में हमारे नौजवानों को हमारी सरकारें रोजगार देने में फेल हो गई, चाहे वर्तमान सरकार हो या इससे पहले की सरकारें हो। ये तमाम सरकारें नौकरियां देने में, रोजगार देने में फेल हो गई पूरे तरीके से। जब हमारे मुल्क में रोजगार नहीं मिल रहा था तो नौजवान मजबूर होके 7 समुंदर पार अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने मां बाप को छोड़ के बाहर गए। अगर आज में उस समस्या का समाधान करना है तो जरूरत है कि कृषि सेक्टर को, खेती सेक्टर को मजबूत किया जाए। अगर नौजवानों को रोजगार देना है तो इस खेती को फिर से फायदे का धंधा बनाना पड़ेगा। जो खेती लगातार सरकारों ने और कॉर्पोरेट घरानों ने मिलकर घाटे का धंधा बना दी है, उस खेती को दोबारा से मुनाफे का धंधा बनाना पड़ेगा। जब जाके नौजवानों को रोजगार मिलेगा और जब जाके नौजवानों का ये पलायन इस तरीके से बंद होगा। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हम देश की 50% से अधिक आबादी बढ़ाते हैं। देश की 50% से अधिक आबादी हम बढ़ाते हैं। लेकिन आपको यह जान के हैरानी होगी कि अभी कुछ दिन पहले जब हमारे देश की वित्त मंत्री जी ने 8वीं बार बजट पेश किया और 50 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट पेश किया गया, तो कृषि सेक्टर को उसका मात्र 3.38% यानी 1,71,000 करोड़ रुपया ही दिया गया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जो लोग देश की 50% से अधिक आबादी बढ़ाते हैं उनके लिए मात्र 3.38% बजट। क्या ये बात जायज लगती है आपको? गलत है या सही है? ये बात आप हाथ खड़े करके बताओ एक बार, सारे के सारे। ये हमारी सरकारें भूल गई कि जब कोरोना के समय में तमाम फैक्ट्रियों को ताले लग गए थे, हमारे देश की अर्थव्यवस्था 26% कम हो गई थी, तो उस समय एकमात्र कृषि क्षेत्र ऐसा क्षेत्र था जिसने 3.6% की पॉजिटिव दर से ग्रोथ करी थी। और न सिर्फ भारत के लोगों का बल्कि पूरी दुनिया के लोगों का पेट भरने का काम इस मुल्क के किसानों ने किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री बड़े बड़े भाषण देते हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम मेक इन इंडिया लागू करेंगे। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की बातें सिर्फ भाषणों तक और कागजों तक सीमित है। अगर वो सही मायने में इस मुल्क को आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं, अगर वो सही मायने में मेक इन इंडिया करना चाहते हैं, तो हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से। प्रधानमंत्री जी, जो पिछले साल आपने 1,41,000 करोड़ के खाद्यान्न तेल बाहर से मंगवाए, आप उनका इंपोर्ट तुरंत प्रभाव से बंद कीजिए और अपने देश के किसानों को ये कहिए कि आप सरसों की खेती करो, आप सूरजमुखी की खेती करो, आप दलहन तिलहन की खेती करो। हमारी सरकार उनको एमएसपी पे खरीदने की गारंटी देती है। अगर आप सही मायने में आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं तो ये एमएसपी की गारंटी कानून दीजिए, तब जाके सही मायनों में मेक इन इंडिया होगा, तब जाके सही मायनों में आत्मनिर्भर भारत बनेगा। एक बात पूछना चाहते हैं हमारी सरकार से। मुझे वो दिन याद है कि जब मैं यूनिवर्सिटी में अपनी बीटेक कर रहा था तो 20 मई 2014 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार संसद में जा रहे थे तो संसद की सीढ़ियों पे वो लंबे लेट गए और नतमस्तक होके संसद की सीढ़ियों को प्रणाम करते हुए उन्होंने कहा था कि यह संसद लोकतंत्र की आत्मा है,
ये संसद मेरे लिए धार्मिक स्थलों की तरह पूजनीय है। आज पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से, हम इस रतनपुरा मोर्चे से ये पूछना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, उसी संसद की खेती के विषय पे बनी हुई परमानेंट कमेटी ने कुछ दिन पहले रिपोर्ट दी है। 5 किताबों की 5 वॉल्यूम की वो रिपोर्ट है और पहली वॉल्यूम के पेज नंबर 54 पे साफ तौर पे लिखा है कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए और एमएसपी गारंटी कानून बनाने से हमारे देश की अर्थव्यवस्था, खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा होगा। मेरे बुजुर्गों, आपको एक बात बता दूं कि उस कमेटी में सभी पार्टियों के टोटल 31 सांसद शामिल हैं और जो 31 सांसदों में जो मेजॉरिटी है वो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की है। 31 के 31 सांसदों ने सर्वसम्मति से, सबकी सहमति से यह रिपोर्ट संसद के पटल पे रख दी कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए। और उस कमेटी के चेयरमैन चरणजीत सिंह चन्नी जी वो रिपोर्ट लेके सरदार जगदीश सिंह डल्लेवाल जी के पास दाता सिंहवाड़ा खनौरी मोर्चे पे पहुंचे कि जो आप लोगों का, किसानों का संघर्ष है, उस संघर्ष के कारण आज ये रिपोर्ट हमने संसद के पटल पे रख दी है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से यह पूछना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, याद कीजिए उस दिन को जब आपने कहा था कि यह संसद की बिल्डिंग मेरे लिए धार्मिक स्थलों की तरह पूजनीय है, तो आज वही संसद कह रही है कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए। जिस कमेटी में आपके सांसदों की मेजॉरिटी है वो कमेटी भी कह रही है कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए। तो देश का किसान आपसे जवाब चाहता है कि क्या उस संसद की कमेटी का सम्मान करते हुए आप एमएसपी गारंटी कानून बनाओगे या नहीं बनाओगे? इस बात का जवाब आपको देश को देना चाहिए। मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि एक 36 अमीर देशों का संगठन है OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। उस संगठन ने कुछ दिन पहले अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि साल 2022-23 में जिस एमएसपी का वादा देश के किसानों के साथ सरकार ने किया था, अगर वो एमएसपी भारत के किसानों को मिलता, अगर अचानक से फसलों के आयात निर्यात की पॉलिसियां ना बदली जाती, तो सिर्फ 1 साल में भारत के किसानों को, यानी आप सब लोगों को 14,78,000 करोड़ रुपया ज्यादा मिलना चाहिए था। कितना ज्यादा मिलना चाहिए था? 14,78,000 करोड़ रुपया। और अगर आप पूरे देश के किसानों पर टोटल कर्जे की बात करोगे, अगर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का कर्जा छोड़ दिया जाए तो पूरे देश के किसानों पे जो टोटल कर्जा है वो मात्र 15 लाख करोड़ का है। सभी तरह के कर्जा जोड़ लिया, अगर सारा कर्जा किसानों पे जोड़ ले तो मात्र 15 लाख करोड़ रुपया है। लेकिन सिर्फ 1 साल में आपको एमएसपी ना देके सरकार ने आपकी जेब से कितने रुपए निकाल लिए? 14,78,000 करोड़ रुपया। आप मुझे एक बात बताइए कि अगर ये 14,78,000 करोड़ रुपया हर साल भारत के किसानों को मिलने लग जाए तो क्या कोई नौजवान अपना देश, अपनी माटी छोड़ के विदेश जाएगा क्या? आप बताओ, कोई जाएगा क्या? नहीं जाएगा। और मैं आखिर में एक चीज जरूर कहना चाहता हूं, कुछ लोग मेरे से कई बार पूछ लेते हैं, कुछ पत्रकार साथी भी पूछ लेते हैं कि भाई अब तो बीजेपी वालों की सरकार सेंटर में भी बन गई, हरियाणा में भी बन गई, महाराष्ट्र में भी बन गई, दिल्ली में भी बन गई, अब आप क्या करोगे? मैं उन पत्रकार भाइयों को, उन साथियों को सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, चाहे मोदी जी अपनी सरकार जाके चाहे लंदन में बना ले, चाहे अमेरिका में अपनी सरकार बना ले, हमें फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमारी लड़ाई किसी पार्टी विशेष के खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई सत्ता में जाने की नहीं है, हमारी लड़ाई एमएलए एमपी बनने की नहीं है, हमारी लड़ाई इस देश के किसानों को उनका हक दिलाने की है। 1990 के दौर में जब 1994 में कैट आया, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ आया,
जिसको बाद में WTO के तहत बोला जाने लगा, जिस WTO के तहत भारत की खेती को गुलाम बनाने का अनुबंध पे हस्ताक्षर हुए, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर किया गया, उस समय किसकी सरकार थी भाइयों? उस समय कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी उन्हीं नीतियों को आगे बढ़ाने का काम किया जो नीतियां कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाती हैं। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आ गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी उन्हीं नीतियों को आगे बढ़ाने का काम किया। और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी आ गए। नरेंद्र मोदी जी ने 10 गुना स्पीड से उन्हीं कॉर्पोरेटों को फायदा पहुंचाने की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम किया। इसलिए कोई भी राजनीतिक पार्टी किसानों की सगी नहीं है। हमारी लड़ाई सरकारों की गलत नीतियों से है। हमारी लड़ाई WTO और IMF की गुंडागर्दी से है। हमारी लड़ाई कॉर्पोरेट घरानों की गलत नीतियों से है। इसलिए इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस राज्य में किसकी सरकार आ गई या किसकी नहीं आई। हमारी लड़ाई नीतियों के खिलाफ है। और अगर हम एकजुट हो गए तो चाहे किसी की सरकार हो, हम हर सरकार को घुटनों के बल लाने का दम रखते हैं। सत श्री अकाल। आखिर में एक बात क्या कि अपनी बात को खत्म करूंगा। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हम कमजोर कहां पड़ते हैं? हमें अपने अंदर भी झांकने की जरूरत है कि हम कमजोर कहां पड़ते हैं। जब चुनाव आते हैं तो ये राजनीतिक पार्टियां हमें जाति, धर्म, क्षेत्र के नाम पे बांट देती हैं और वोट ले जाती हैं। ये राजनेता बड़े चालाक होते हैं। ये राजनेता किसी हिंदू के कान में जाके कहेंगे, किसी हिंदू के कान में जाके कहेंगे कि भाई तेरे को सिखों से खतरा है। सिखों के कान में जाके कहेंगे कि तुम्हें हिंदुओं से खतरा है। मुसलमानों के कान में जाके कहेंगे कि तुम्हें बौद्धों से खतरा है। बौद्ध के कान में जाके कहेंगे कि तुम्हें क्रिश्चियन से खतरा है। क्रिश्चियन से कहेंगे कि तुम्हें मुसलमानों से खतरा है। जाट के कान में जाके कहेंगे कि तेरे को दलितों से खतरा है। ब्राह्मण के कान में जाके कहेंगे कि तेरे को जाटों से खतरा है। यादवों को कहेंगे कि तुम्हें कुर्मियों से खतरा है। पटेलों को कहेंगे कि तुम्हें मराठों से खतरा है। लेकिन सच्चाई ये है मेरे भाइयों कि हमें एक दूसरे से किसी को भी कोई खतरा नहीं है। हम हजारों सालों से यहाँ पे एकजुट होकर रहते आ रहे हैं। ना तो हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, ना जाट खतरे में है, ना सिख खतरे में है, ना ब्राह्मण खतरे में है, ना दलित खतरे में है। अगर कोई चीज चुनावों के समय खतरे में आती है तो इन राजनेताओं की कुर्सी खतरे में आती है। इसीलिए ये हमें जाति और धर्म के नाम पे बांट के अपनी राजनीति करने का काम करते हैं। जिस दिन हम इन चालबाजियों को समझ जाएंगे, जिस दिन इनकी इन खुराफाती भरी नीतियों को हम समझ जाएंगे, उस दिन फिर कोई राजनीतिक पार्टी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए सरदार जगदीश सिंह डल्लेवाल जी जो पिछले 78 दिनों से आमरण अनशन पे हैं, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी है। मेरे से पहले वाले वक्ताओं ने बताया कि जब 27 जनवरी को उनकी धर्मपत्नी जी का देहांत हुआ था पिछले साल, तो मात्र उसके 3 दिन बाद वो हरियाणा के अंदर 2 फरवरी को फतेहाबाद के ट्रैक्टर मार्च में शामिल होने गए हुए थे। साथियों, 15 साल हमें भी हो गए समाज में घूमते हुए। देश का ऐसा कोई कोना नहीं होगा जिसमें हम गए ना हो। हमने भी लाखों लोगों को देखा, बहुत सारे नेताओं को भी देखा। हमने अक्सर देखा कि माइक और मंच पे नेताओं का बात करने का लहजा कुछ और होता है और मंत्रियों के साथ मीटिंग में बैठ के उनका बात करने का लहजा कुछ और होता है। लेकिन मैं बड़े गर्व के साथ ये बात कह सकता हूं, मुझे फक्र है इस बात पे, मुझे गर्व है इस बात पे कि हम उस किसान नेता सरदार जगदीश सिंह डल्लेवाल जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं
जिस जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का माइक और मंच पे भी लहजा वही है और मंत्रियों के साथ मीटिंग में भी लहजा वही है। हम उस सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के कदम चिन्हों पे चलने का काम कर रहे हैं, इस बात पे हमें गर्व है। और आखिर में एक अंतिम पंक्ति कह के अपनी बात को विराम दूंगा। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी एक ही बात कहते हैं कि जो 14 तारीख को मीटिंग होनी है केंद्र सरकार के साथ, वो तमाम किसान नेताओं को एक ही बात कहते हैं कि उसकी इतनी बढ़िया तैयारी करो कि हम अपने किसान भाइयों का पक्ष बातचीत की टेबल पे भी उसी मजबूती के साथ रख पाए जिस मजबूती से हम और आप पिछले 1 साल से सड़कों पे बैठे हैं। वो कहते हैं कि बातचीत की टेबल पे हमारी कोई कमजोरी नहीं आनी चाहिए, बातचीत की टेबल पे भी पूरी मजबूती से हमें बात रखनी है। और आपसे हम एक निवेदन करते हैं और आपसे एक वायदा भी करते हैं कि दोनों मोर्चों के नेता पूरा अध्ययन कर रहे हैं और आप सबका आशीर्वाद रहना चाहिए, आप सबका साथ लेना चाहिए, उस परमात्मा उस वाहिगुरु उस अकाल पुरख का आशीर्वाद रहना चाहिए। बातचीत की टेबल पे बैठेंगे और जब एमएसपी गारंटी कानून पे चर्चा करेंगे तो हमारी केंद्र सरकार के मंत्रियों का और उनके अधिकारियों का एक भी ऐसा सवाल नहीं होगा कि जिसका उत्तर आपके किसान नेता ना दे पाए। सरकार के एक एक सवाल का, सरकार के एक एक मुद्दे का पूरे तथ्यों के सही जवाब देने का कार्य करेंगे। बस उस परमात्मा उस वाहिगुरु का आशीर्वाद होना चाहिए और आप सब लोगों का हमारे साथ साथ होना चाहिए, तो सरकार को बातचीत की टेबल पे भी परास्त करने का काम किया जाए। अंत में कुछ नारे लगा दो, उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। समय थोड़ा ज्यादा ले लिया, उसके लिए माफी भी चाहता हूं, लेकिन जब अपने परिवार के लोगों से मिलते हैं तो अक्सर भावनाएं बह जाती हैं, भावनाएं काबू में नहीं रहती। अंत में कुछ नारे लगा के अपनी बात को खत्म करूंगा। सारे साथी नारे इतने जोश से लगाना कि जो ये वीडियो जो भाई फोन में वीडियो बना रहे हैं, जब जगजीत सिंह डल्लेवाल जी तक आपके नारों की आवाज पहुंचे तो उनको एक नई ऊर्जा मिले और उस नई ऊर्जा के सहारे ही वो 14 तारीख को आपका पक्ष मजबूती से रख पाए। तो सारे साथियों ने लंगर प्रसादा भी ले लिया है, तो पूरे जोश के साथ मुट्ठी बंद करके हाथ ऊपर करके नारे लगाने हैं। राजस्थान वाले भाइयों लगाओगे कि नहीं लगाओगे? किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। डल्लेवाल जी आपकी सोच पे, डल्लेवाल जी आपकी सोच पे, डल्लेवाल जी आपकी सोच पे। मैं कहूंगा किसानों का नेता कैसा हो, तो जिस योद्धा ने पिछले 78 दिनों से आपकी अगली पीढ़ी को, आपके बच्चों को बचाने के लिए मरण व्रत रखा हुआ, अनशन रखा हुआ है, जो पानी के अलावा ना कुछ पी रहे हैं ना कुछ खा रहे हैं, आपने कहना है, जब मैं कहूं कि किसानों का नेता कैसा हो, आपने कहना है जगजीत सिंह डल्लेवाल जैसा हो। किसानों का नेता सत श्री अकाल। किसानों का नेता कैसा हो, किसानों का नेता कैसा हो, बोले सोनिहाल। वाहिगुरु जी का खालसा।